जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उसके 2 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनमें से एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रताप सिंह बाजवा के छोटे भाई फतेह जंग सिंह बाजवा हैं। फतेह सिंह बाजवा कादियां से विधायक है। अब इस निर्वाचन क्षेत्र में दोनों भाइयों के बीच चुनावी लड़ाई देखने को मिल सकती है। प्रताप बाजवा कथित तौर पर यहां से चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक है। हाल ही में एक रैली में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने फतेह बाजवा को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया था। बीजेपी में शामिल होने वाले दूसरे कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लड्डी हैं, जो हरगोविंदपुर से विधायक हैं। और इनके अलावा अकाली दल के पूर्व विधायक गुरतेज सिंह लुकुढ़ियाना, यूनाइटेड अकाली दल के पूर्व सांसद राजदेव सिंह खालसा और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्ति ADC और एडवोकेट मधुमीत भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहा है। मंगलवार को आयोग के 13 सदस्यीय टीम लखनऊ पहुंची और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच राज्य में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस का चुनाव प्रचार जोरों पर है। सत्ताधारी दल भाजपा के लिए यहां पर दिल्ली का द्वार कहे जाने वाले यूपी में एक बार फिर से सरकार बनाने की चुनौती है। एक तरफ भाजपा PM मोदी, नरेंद्र और यहां पर योगी आदित्यनाथ के चेहरों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं हिंदुत्व, विकास और राष्ट्रवादी के मुद्दों पर जनता के बीच जा रही है। हालांकि उसके सामने कुछ चुनौतियां भी है जिनसे पार ना पाने और उसके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। भाजपा अक्सर कहती है कि उसमें हाईकमान कलवर नहीं है और ग्रास रूट लेवल से जानकारियां ऊपर तक पहुंचती है, जिसके बाद तमाम फैसले लिए जाते हैं। हालांकि यूपी में कई नेताओं का कहना है कि उन्हें किनारे लगा दिया गया है। उनका कहना है कि अपने इलाके में किसी भी काम के लिए उन्हें CM ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर पहुंचने के बाद प्रदेश में लगातार सियासत जारी है। इस मामले में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वीरांगना की आत्मा को दुख पहुंचा है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता KK मिश्रा ने ट्वीट करके कहा है कि आखिरकार ग्वालियर में स्तब्ध वीरांगना लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को ईश्वर ने ही घनघोर बारिश से जलाभिषेक कर शुद्ध कर दिया है। इस बीच मंगलवार को कांग्रेस नेता सिद्धार्थ सिंह तेजावत ने लक्ष्मीबाई की समाधि पर फूल चढ़ाए। वह समाधि पर गंगा जल भी चढ़ाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि सिंधिया परिवार के मुखिया और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पहली बार रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर पहुंचकर इतिहास बदल दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक दिन पहले दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध करने पर पुलिस की कथित बर्बरता की निंदा की और उनसे उनकी मांगों को सुनने का आग्रह किया। दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों ने नीट PG काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की थी। सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनकी मांगों को सुनने का आग्रह किया है। केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार के अस्पतालों के डॉक्टर सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। यह देखना बहुत निराशाजनक है कि विरोध करते हुए पुलिस द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। काउंसलिंग में देरी छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर रही है। कई डॉक्टर ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई और उनकी मांगों को सुनना हमारा कर्तव्य है। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, हमारी लक्ष्मण रेखा सत्य है। जहां हम सत्य और देखेंगे वहां पे हम रहेंगे। सवाल ये उठता है कि घर से भागता कौन है। हम गुस्सा हो सकते हैं, भाग नहीं सकते। हम नफरत और डर को निकाल देंगे। आज समाज में नफरत, डर फैलाए जा रहे हैं, सच्चाई को दबाया जा रहा। नोटबंदी, GST जैसे गलत कदम उठाए गए। हमारी जिम्मेदारी नफरत से लड़ना और देश को सच्चाई बताना है। कृषि कानूनों की सच्चाई देश को बतानी, हर लेवल पर इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को यह ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन से जुड़े मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। जयपुर के बाड़ा पदमपुरा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय चाइना ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया होता तो मनमोहन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया होता, जबकि मोदी इस मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि RSS की नफरत की राजनीति का सामना प्यार से करना है।
हरियाणा सरकार ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया है। 2 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। एक बीजेपी के कोटे से रहा है तो दूसरा जेजेपी के कोटे से आया है। बीजेपी ने आरएसएस बैकग्राउंड को ध्यान में रखा है तो जेजेपी ने जाट समुदाय के हितों पर जोर दिया है। बीजेपी की तरफ से कमल गुप्ता को मंत्री बनाया गया है तो जेजेपी ने देवेंद्र बबली को आगे दिया है। कमला गुप्ता की बात करें तो हिसार शहर से बीजेपी विधायक है। उन्हें वैश्य समाज का बड़ा नेता माना जाता है। उनका आरएसएस बैकग्राउंड रहा है और सीएम खट्टर के भी करीबी माने जाते हैं। इससे पहले भी कई बार मंत्रिमंडल की रेस में रह चुके हैं। उनके अलावा जेजेपी कोटे से देवेंद्र बबली आ गए हैं। हरियाणा के टोहाना से विधायक देवेंद्र जाट समुदाय के लिए नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तत्कालीन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला को विधानसभा चुनाव। देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में और तेजी लाने के लिए 2 और वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एक दवा के इस्तेमाल को भी हरी झंडी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब देश में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना की 2 वैक्सीन कोनोवैक्सीन और कोर्बीवैक्स के साथ साथ एंटीवायरल दवा का भी आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को अचानक एबीसीडी का जिक्र शुरू हो गया। पहले अमित शाह ने एबीसीडी का मतलब समझाया, फिर शाह के एबीसीडी के जवाब में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक एबीसीडी पेश किया। अब दोनों नेताओं के एबीसीडी की चर्चा हो रही है। यूपी के हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसीपी के एबीसीडी का मतलब बताया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उसकी एबीसीडी का मतलब अपराध, आतंक, भाई भतीजावाद, करप्शन और दंगा है। वहीं यहाँ पर अमित शाह ने पार्टी के जन विश्वास यात्रा के अंतर्गत आयोजित समूह को संबोधित करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। ए से मतलब है अपराध, आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब यहाँ पर बताया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसी को पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने भी कहा है कि एबीसीडी का मतलब कहा है हाथरस, लखीमपुर, गोरखपुर, आगरा कांड जैसे अन्य कांडों की वजह से अब तो भाजपा के समर्थक भी भाजपा के खिलाफ खड़े होकर कह रहे हैं एबीसीडी मतलब ए अब और भाजपा छोड़ दो। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्नाव में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने वादा किया है कि अगर राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो साइकिल से एक्सीडेंट होने या सांड में लड़े जाने की वजह से मौत होने पर पीड़ित के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी साइकिल ही है। वहीं कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन के बाद अखिलेश यादव ने लोगों से वादा किया है कि अगर साल 2022 में उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो कानपुर में गंगा को पार करते हुए उन्नाव तक वो मेट्रो सेवा को पहुंचा देंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को ही कानपुर में मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया है। अखिलेश ने कहा है कि आज सरकार झूठ बोल रही है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, खाद की बोरी चोरी हो रही है, बिजली का बिल महंगा है। यही वजह है कि जो कारखाना लगना यूपी में शुरू हुआ वो अब तक नहीं लग पाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त तो जनवरी 2022 को किसानों के खाते में आने की संभावना है। अब तक किसानों के खाते में योजना की 9 किस्तें आ चुकी है। 10वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाने से पहले केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अगर आपने भी इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो यह आपके लिए बेहद काम की बात हो सकती है। कृषि विभाग के ऊपर यहाँ पे मुख्य सचिव ने मृत किसानों का डाटा डिलीट करने के लिए सभी डीएम को आदेश दिया है और वहीं जिसके अनुसार पीएमओ किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों से आवेदन पत्र के साथ संशोधित घोषणा पत्र भी लिया जाएगा। फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं योजना के लाभार्थियों की लिस्ट से मृत किसानों का नाम भी हट जाएगा। बहरहाल करोड़ों किसान 10वीं किस्त की उम्मीद लगाए बैठे हैं। योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक मदद के तौर पर सालाना 6,000 रुपये उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करती है। वहीं कृषि निदेशक और उप कृषि निदेशकों को आदेश जारी किए और योजना के दिशा निर्देशों को स्पष्ट किए। 1 फरवरी 2021 के बाद केवल उन किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा जो विरासत के आधार पर किसान बने हुए हैं। फिलहाल आपकी इन सभी खबरों पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।